Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. तो आई एम श्योर इस वीडियो से पहले आपने ओरिएंटेशन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो हम बच्चों को जब कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो, तो बच्चों को लगता है कि क्यों ज्ञान लेना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। जबकि यहीं पे अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, तब आपको बहुत पैसेजेस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती टू गेट द राइट एक्यूरेसी। तो इसलिए ये ज्ञान लेना इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है। तभी इस बैच का नाम रखा है कैट एसेंशियल्स, राइट? So please don't consider this to be boring or something which is not necessary. It definitely contributes to your fundamentals of dealing with reading comprehension intelligently, right? तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में कहा था कि क्या क्या challenges reading comprehension के होते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि पैसेज पे फोकस नहीं बैठता, क्वेश्चन समझ नहीं आता, आंसर्स नहीं समझ में आते, कैसे डील करें। तो आज हमारा पूरा का पूरा फोकस इस पॉइंट पे है कि कैसे पैसेज को इंटेलिजेंटली रीड किया जाए। इसको मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ यहाँ पर, जिसको मैं बोलती हूँ मैपिंग। तो असेंशली आज आपकी क्लास मैपिंग की है, जहाँ पे हम जब भी पैराग्राफ रीड करेंगे, हम 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे वाइल रीडिंग द पैसेज। तो वो कौन से 3 पैरामीटर्स होंगे और उनको हम मैपिंग के थ्रू कैसे अचीव करते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद एक कैट का प्रीवियस ईयर का पैसेज उठाते हैं और वहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज। तो आई होप मैंने एजेंडा सेट कर दिया इस डिस्कशन का। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ जूही नरूला। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब हम पैसेज को रीड करते हैं तो हमें समझना है कि देखो कि जो बेसिक चैलेंज है और वही मेजर चैलेंज है कि दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। हमें पैराग्राफ ही समझ नहीं आता। तो अगर आपको पैराग्राफ समझ नहीं आएगा तो आप कितने भी इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पढ़ लो या आंसर चॉइसेस आपको पता हो कैसे एलिमिनेट कर होती हैं, तो आप समहाउ वहीं पे स्टक हो जाते हो। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, इस चैलेंज को, इसको हम ओवरकम करते हैं ऑफ कोर्स कुछ तो फंडामेंटल रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करके। वो कैसे करनी है वो प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बता दिया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या रीड करना शुरू किया। आई नीड टू नो कि आप सजेशंस ले रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। वैसे तो आप होशियार बच्चे, आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग इट, राइट? तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, हमारा 3 गोल्स बिल्कुल क्लियर होने ज़रूरी हैं। पहला, मेरा फोकस ना लूज हो, राइट? कहीं भी किसी भी पैसेज को आपने एक बार से ज़्यादा बार पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा तो ये क्राइम है, ये एक सिन है जो हम एक्चुअली एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, जब आप पैसेज अभी हमारे साथ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आपको उतना स्ट्रेस नहीं फील होता, बट जब एक्चुअल इन्वायरमेंट होता है ना एग्जाम का, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे होते हो, तो आपको एक अलग लेवल का स्ट्रेस फील होता है। वो आप जब तक एग्जाम में बैठोगे नहीं या जितने मॉक्स दोगे उतना उसका प्रेशर कम होता जाएगा, बट अल्टीमेटली दैट फियर तो आई डोंट नो वेदर इज राइट टर्म और नॉट, बट दैट प्रेशर इज स्टिल देयर, राइट? तो वहां पर अगर आपने उस फियर के सब्जुगेट होके एक ही पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया, तो फिर आप डिजायरेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं कर पाओगे। मैं यहीं पे आपको शुरुआत में ही क्लियर कर रही हूँ। एक बार से ज्यादा पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना एक क्राइम है, ये आप नहीं कर सकते। तो हमारा पहला तो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि फोकस रहे। और कैसे पता चलेगा कि हमारा फोकस इंटैक्ट है, इसको चेक कैसे कर सकते हैं? जो भी जनरल क्वेश्चंस होंगे, जनरल क्वेश्चन से मेरा मतलब है ये 4 क्वेश्चंस: मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस, टोन, स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे सवाल आप विदाउट रिविजिटिंग आंसर कर सकें बाय एलिमिनेशन। आपकी जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज है वो क्लियर हो, यानी कि आपको पता हो पैसेज क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है ऑथर, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द एंटायर पैराग्राफ, एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हाउ। तो टोन का मतलब व्हाट इज द इमोशन ऑफ द ऑथर व्हाइल ही और शी इज राइटिंग द पैसेज, और स्ट्रक्चर का मतलब कैसे आइडियाज को उसने एस्टैब्लिश किया, यानी कि फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे हो रहे हैं। तो यानी कि इन अ वे आपको क्रक्स ऑफ द डिस्कशन पता हो, क्रक्स ऑफ द डिस्कशन पता हो, पर एक एक डिटेल तो आप नहीं याद कर सकते। तो हम जो तीसरा गोल रखते हैं जब हम पैसेज को डील कर रहे हो वो है गो बैक
फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी कि रिविजिट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, रिविजिटिंग द पैराग्राफ। ये हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम कहते हैं क्या ज़रूरत है पैराग्राफ को रिविजिट करने की, हमको तो याद रहेगा। आप कोई शक्तिमान नहीं हो, आप कोई सुपरमैन नहीं हो, ना कोई सुपर वुमन हो कि आप खुद के ऊपर ये प्रेशर डाल के रख रहे हो कि भाई एक बार मैं पैसेज पढ़ूँ, लाइफ में पहली बार जो टेक्स्ट इनकाउंटर कर रही हूँ एग्जाम के प्रेशर में, मेरे को सब याद रह जाएगा एक बार पढ़ने में, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर लूँगी और विदाउट रिविजिटिंग क्वेश्चन को आंसर कर लूँगी। बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो ये प्रेशर आपको शुरू से ही हटा देना है कि यार बॉस इतना तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक डिटेल को हम रिटेन कर पाए, दैट्स नॉट फीजिबल, राइट। इम्प्रैक्टिकल सा गोल है, तो अब इम्प्रैक्टिकल गोल्स रखोगे फिर उसी के पीछे भागोगे तो फिर आपकी जो एफर्ट हो रहा है ना वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो रहा। तो मैं बार बार आपका कान पकड़ के यहीं पे लेके आती हूँ कि एफर्ट करो बट इंश्योर करो दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो ये अनरियलिस्टिक गोल स्टूडेंट्स खुद के लिए एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई कोई भी पैसेज हम पहली बार पढ़ रहे हैं हमें सब कुछ समझ में आ जाए, आपको सब कुछ याद रह जाए। ऐसा नहीं है, आपको होलिस्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे पूछा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन याद नहीं है वापस चले जाओ, हाँ हमको पता होना चाहिए वेयर टू गो। तो यहाँ पर जो कैच है वो दैट इज वेयर टू गो, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको ये फीलिंग है हाँ ऐसा सा तो देखा था, ऐसा सा कुछ पढ़ा सा था, तो ये familiar साउंड कर रहा है बट वेयर इज इट, एंड देन यू आर अगेन स्कैनिंग द एंटायर पैराग्राफ। सो व्हाट डू, हाउ डू यू अचीव दिस? यू अचीव दिस बाय अ टूल कॉल मैपिंग। अब मैपिंग क्या होता है? मैपिंग आपको ओवरव्यू ऑफ द पैराग्राफ देता है, ओवरव्यू ऑफ द पैसेज दे देता है, राइट। तो आपने देखा है कि आपने दो चीजें हैं, एक तो मैपिंग है, एक है नोट मेकिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रही हूँ, नोट मेकिंग नहीं करनी। नोट मेकिंग आप करते हो जब आप किसी थ्योरी क्लास में होते हो, राइट, जहाँ पे जो टीचर ने या लेक्चरर ने या प्रोफेसर ने इंफॉर्मेशन दी, हमें उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है और हमें नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा, पेपर होगा, उसमें वो लिख कर आना है। नोट मेकिंग टेक्स टाइम, तो जहाँ पे आप ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन सब लेके साथ साथ चलते हो, नोट मेकिंग नहीं करनी है, दैट इज अ डिटेल्ड वर्जन। अगर आप नोट मेकिंग करने लग गए आपका पेपर छूट जाएगा, राइट। सो नोट मेकिंग इज अ नो, प्लीज डोंट मिक्स बोथ दीज थिंग्स। हम क्या कर रहे हैं? हम मैपिंग कर रहे हैं। एंड व्हाट इज मैपिंग? जस्ट राइटिंग द क्रूशियल वर्ड्स। जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है, वो आपको ओवरव्यू दे देता है ना, सो दैट्स द रीजन आई पुट इन विद ग्रीन एंड दिस आई पुट विद रेड। तो मैपिंग, जब आपने इंडिया का मैप देखो ओवरव्यू देता है, तो आपको पैसेज का ओवरव्यू मिल जाए। हमारा जब भी हम थोड़ा सा स्क्रैच पेपर वर्क करते हैं, हमारा ना फोकस इंटैक्ट रहता है। देखा होगा आपने स्कूल में भी, मीटिंग्स में भी, एक डायरी पेन लेके जाते हैं, क्योंकि आइडिया यही है, या कोई सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तब भी चाहे कितने ही हम एडवांस हो गए, एक डायरी और पेन अभी भी मिलता है, राइट। क्योंकि एनीथिंग विच इज सॉलिड और एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट और नोट वर्दी, यू कैन पेन इट डाउन, राइट। सो द आइडिया इज इफ यू डू स्क्रैच, और वो अच्छी बुकलेट होती है, मैं हैव सीन इट, राइट। तो वो अच्छी आपको एक बुकलेट टाइप की देते हैं और बुकलेट आपको वहीं पर छोड़ के जानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो पन्ने बचा के कुछ कर लोगे, तो और वो सफिशिएंट होती है, यानी कि आप आसानी से उसमें, और नहीं तो 3 से 4 पन्ने इंग्लिश के लिए डेफिनेटली विद ईज इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मैम पेपर सफिशिएंट होता है नहीं होता। आप स्क्रैच पेपर वर्क करो, कैसे करो वो मैं समझाती हूँ। तो मैपिंग में हमारे यही 3 गोल्स रहेंगे। जैसे ही हम अपना पेंसिल पेपर उठा लेते हैं, हमारा फोकस बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ओवरव्यू ही लेंगे की क्रूशियल टर्म्स, यानी कि हम बोलते हैं जो कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हो इन द गिवन लाइन। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो हर लाइन में जो कीवर्ड लिख रहा है आप उसको लिख लो। अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हो या पैराग्राफ इंटरेस्टिंग आ गया तो आप पूरे पैराग्राफ के भी कीवर्ड्स लिख सकते हो, राइट। कि आपने कहा ये पूरा पैराग्राफ तो लिमिटेशन टू दिस थ्योरी की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन आएगा लिमिटेशन टू थ्योरी, आई विल कम टू दिस। वो कैसे पता चला? मेरे को नोट्स के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर नहीं करना, नोट्स के बेसिस पे मेरे को पैराग्राफ रिविजिट करना है, राइट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी तो हम जितनी भी अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो अब ऑफ कोर्स ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। दीज आर फ्यू सोर्सेस। मैंने आपको फिक्शन नॉन फिक्शन के रिकमेंडेशंस भी दे दिए थे। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट से इस बार का कैट 2023 का पैसेज आया है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इकोनॉमिस्ट इज रियली क्रूशल। एक पैसेज उठ के आया डायरेक्टली यहाँ से, तो सोर्सेज तो यही यूज करते हैं न्यूज़पेपर्स के, राइट। तो आप ऑफ कोर्स रीडिंग को बिगिन करो, उससे कहीं ना कहीं आपका सॉलिड बेस बनेगा। इस
पॉइंट पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और आपको ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पता होना चाहिए आप कितना टाइम ले रहे हो इन डीलिंग विद द एंटायर पैसेज, और हर बार आपको एक एफर्ट करना है कि आप इससे थोड़ा सा कम टाइम लो। यानी कि अगर आपने इनिशियली बिगिन किया और आपने रियलाइज़ किया कि मेरे को तो 20 मिनट्स पर पैसेज लगते हैं, तो अगली बार कोशिश करो कि वो पैसेज आप 19 मिनट 30 सेकेंड में कर लो, कुछ टाइम तो कम करो, राइट। ये बिल्कुल तसल्ली वाला हिसाब है कि मैंने बिल्कुल आराम से किया, कोई प्रेशर नहीं है, मल्टीपल टाइम्स पैसेज को रिविजिट किया, अपने पेस पे किया, राइट, रिलैक्स्ड होके। और हर एफर्ट में, हर प्रैक्टिस में, हर सिटिंग में 30 सेकेंड उसको कम करते जाना। इससे आप पे प्रेशर भी नहीं बनेगा और आपका ग्रेजुअली टाइम रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब रियलाइज करते हैं कि हमें तो कम टाइम में पूरे पेपर को कंप्लीट करना है, देन इट इज़ वेरी लेट। और ड्रास्टिकली अगर आप अपना टाइम कम करोगे, सीधा इम्पैक्ट एक्यूरेसी पे आता है। तो आपको लगता है यार मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। इट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट क्विकली अंडर प्रेशर। तो उसकी हैबिट कैसे बिल्ड होगी? ओवरनाइट तो बिल्ड होगी नहीं कि भाई मैंने देखा एग्जाम के 1 महीने पहले मैं तो एक पैसेज को करने में 15 मिनट ले रही हूँ, अब एग्जाम में मैं उसको 5 मिनट में करूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। और अगर करने की कोशिश करोगे तो जल्दबाजी में, प्रेशर में परफॉर्मेंस आपकी खराब होगी। तो आज से ही आप रियलाइज कर लिए कि आप एक्चुअली कितना टाइम लेते हैं। दिस इज व्हेन यू आर एवरीथिंग इज टॉप नॉच, बेस्ट। मतलब आप एसी चला के बैठे हो या सर्दी है तो जैकेट पहन के बैठे हो, आराम से चिल होके पेपर कर रहे हो, पैसेज कर रहे हो। और फिर हर प्रैक्टिस में, हर सिटिंग में धीरे धीरे, अगर आप ड्रास्टिकली 20 मिनट से 15 मिनट करोगे, परफॉर्मेंस खराब होगी, राइट। और फिर वो आपको प्रेशर देती है। तो हम कोई प्रेशर नहीं बिल्ड करना चाह रहे, वी आर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज, कुछ बच्चे मैंने देखा है एग्जाम में कि जोर जोर से पढ़ने लग जाते हैं टू एस्टैब्लिश द फोकस। तो ये आप जोर जोर से नहीं पढ़ सकते भाई एग्जाम में, बहुत ही बैड हैबिट है, आपको निकाल देगा। इन्विजिलेटर आपको कहेगा चुप हो जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो, राइट। क्योंकि ऐसा होता है, एक सीट छोड़ के दूसरा कैंडिडेट बैठा होता है, बीच में देयर स्टिल अ गैप, बट यू कांट रीड आउट लाउड। सो आप शुरू में ही अगर ये हैबिट कहीं कहीं आप में अंदर है, फोकस नहीं बैठता, जोर से पढ़ने लग जाते हो, तो उसको छोड़ दो, राइट। देन वही मैं आपको समझा रही हूँ कि पूरे पैराग्राफ को रीड नहीं करना, और इंटेंशनली देयर आर सर्टन सेंटेंसेस जिसको आपको कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि वो इंसर्ट ही इसलिए किए कि एक लंबा सा सेंटेंस दे दिया आपको और स्टूडेंट वही सेंटेंस में फंस गया, बार बार उसको पढ़े जा रहा है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट, विदाउट रियलाइजिंग कि यार इस पर तो कोई सवाल ही नहीं आया। तो कई बार ऐसे डेलिबरेट लेट मी पुट इट लाइक दिस, डेलिबरेटली यू पुट सर्टन सेंटेंसेस, इंसर्टेड सेंटेंसेस होते हैं पैसेजेस में, जिससे जो स्टूडेंट का फ्लो या मोमेंटम है वो ब्रेक होता है। तो जैसे ही किसी स्टूडेंट का फ्लो और मोमेंटम ब्रेक हुआ तो आपकी कहानी मुश्किल में पड़ जाती है। सो वी आर गोइंग टू इंश्योर कि अगर कोई लंबा स्पीड ब्रेकर स्टेटमेंट आ रहा है तो हम उसमें ज़बरदस्ती ना उलझें। अब आप कह सकते हो कि मैम अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तब उस क्वेश्चन के लिए उस सेंटेंस को रिविजिट कर लेंगे, राइट। तो अभी आप उस पर उलझे रहे, आपने 5 मिनट लगा के उसको समझ लिया और उस पर कोई सवाल नहीं आया, तो आपने तो अपने 5 मिनट खराब कर दिए जो आप बाद में यूटिलाइज कर सकते थे, मे बी 2-3 पैरा जंबल्स करने में, राइट। तो आपको ये देखना है कि मैम अगर क्वेश्चन आ गया तो हम रिविजिट कर लेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल नहीं आते, बट अगेन यू नेवर नो अबाउट कैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट इन केस द क्वेश्चन कम्स देन यू कैन रिविजिट। अभी आपके पास पूरे पैसेज को कंट्रोल में लाने का प्रेशर है, राइट। तो पहले उस प्रेशर को तो ईज आउट करना जरूरी है ना, देन ओनली यू विल प्रोसीड फर्दर। तो कोशिश करिए कोई इंटेंशनली लंबा सेंटेंस आ रहा है तो आप उसमें फंसे ना, और डोंट ट्राई टू रीड द सेम सेंटेंस मल्टीपल टाइम्स। आप एक बार पढ़ो, शुरू में आप बिगिन कर रहे हो, अभी आपके बिगनिंग के सेशंस हो रहे हैं, तो इसलिए सब आपको धीरे धीरे बता रहे हैं कि एक लाइन को पढ़ने में, समझने में टाइम लगाओ, बट डोंट रीड इट मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। डिस्ट्रैक्शन होना, कोई अच्छा है मुझे ये मूवी देखनी है, अच्छा मैंने तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था इस एक्ट्रेस का तो बड़ी अच्छी लग रही थी, राइट। मैं अपने फ्रेंड के साथ आज कुल्फ़ी खाने जाने वाला हूँ, मम्मी क्या कर रही है, गाजर की हलवा बन रहा है, इसकी खुशबू आ रही है, प्लीज़ गेट अवे विद दीज डिस्ट्रैक्शंस, राइट। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है मैपिंग करना। तो अब मैपिंग करनी कैसी है? अब आपने बता दिया कि मैम ये आपने जो प्रॉब्लम बताई, करना क्या है वो तो बताओ। करना क्या है? मैपिंग करनी है। तो मैपिंग का पहला उसूल क्या है
कि ओवरव्यू लेना है, नोट मेकिंग नहीं करनी, आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हम इसको बोलते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड मैपिंग, यानी कि आइडेंटिफाई व्हाट इज क्रूशियल इन द पैसेज, और एक्टिव रीडिंग करके आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार इस सेंटेंस से क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे डील करूंगी. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्टिव रीडिंग. तो आपको डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज करना है. क्या करना है? यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट द पैसेज, यानी कि ब्रेक द पैसेज इन इट्स कंपोनेंट. सो हाउ डू यू डू दिस? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटेलिजेंट रीडिंग करिए. पैराग्राफ की शुरू की लाइंस को और लास्ट की लाइंस को धीरे पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है. वहाँ पे आपको एकदम से स्पीड 100 की नहीं कर देनी है. यू हैव टू गो स्लो. वाई? बिकॉज यूजुअली आपका मेन आइडिया वहीं से डिराइव हो जाता है. मतलब आपको पता चल जाता है किस बारे में डिस्कशन है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन. वो बड़ा क्रूशियल है. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी हो गई तो मोर और लेस आप वहीं से सॉर्ट हो जाओगे, राइट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्लोज लास्ट के सेंटेंसेस, वहां से भी आपको यूजुअली कंक्लूजन दे देता है ऑथर, तो पर्पस आपका कई बार वहीं से निकल जाता है. सो प्लीज पे अटेंशन टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस ऑफ द पैसेजेस. तो ये हैव टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट टू डू इट. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये. तो दिस इज द स्टेप 1. दूसरा, ट्रांजिशन वर्ड्स. अब बच्चे कहेंगे मैम फिर ट्रांजिशन वर्ड्स पे आ गए, आप कितना पढ़ाओगे ट्रांजिशन वर्ड्स, हमें नहीं पढ़ना. अरे मैं तो बताऊंगी यार, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है बताना, राइट. सो वर्ड्स लाइक येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, देयरफॉर, फर्दर, मोर, मोरओवर, इससे आपको पता चलता है डिस्कशन कैसे प्रोसीड कर रहा है. तो फ्लो ऑफ आइडिया समझने में आपको बहुत हेल्प मिलती है. मैंने क्या किया, आपकी हेल्प करने के लिए एक लिस्ट बना दिया यहाँ पे. तो ये सारे वर्ड्स जो इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल शो करते हैं, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर पेन डाउन कर दिए, राइट. अब यहाँ पर जो वर्ड्स कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, तो ये सारे वर्ड्स कॉन्ट्रास्ट के यहाँ पर हैं, राइट. जो वर्ड्स आपको एडिशन यानी आइडिया बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, वो पूरी लिस्ट ये है, राइट. मैम मेहनत कर लेती हैं आपके लिए, है ना. सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन मे बी आई जस्ट स्टेप असाइड. अगर आपको देख रहे हो आप, तो आपके पास टाइम रहे टू नोट इट डाउन और आपका फ्लो खराब ना हो. तो ये इलस्ट्रेशन के लिए, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए, ये जब आइडिया बिल्ड करना चाहता है ऑथर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, जहां भी ये वर्ड्स मिल रहे हैं इनको लेकर आपको क्रूशियल रहना है. टाइम के लिए, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं, आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते, राइट. सो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे पर पैसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, ट्रांजिशंस पे ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई लंबा स्टेटमेंट होगा उसमें फंसेंगे नहीं, स्क्रैच पेपर वर्क करेंगे, ठीक है. और ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे. और हमारे 3 गोल्स क्या रहेंगे, कि हमारा पहले वाला जो आइडिया है, हमारा फोकस ना लूज हो. दूसरा, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए रिविजिट करेंगे, और जनरल क्वेश्चंस के लिए हमें रिविजिट नहीं करना, राइट. सो अब बेसिकली क्या करते हैं, कैट 2018 का एक पैसेज को सॉल्व करते हैं. सो वी विल अप्लाई ऑल दीज स्टेप्स टू एन एक्चुअल पैसेज. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, तो फिर अब इस पैसेज को हम रीड करना शुरू करते हैं. So I'll just step aside so that you can just take a look, and you can pause the screen in case you would want to try on your own, and then I will start the explanation, right. So let's see what is this passage all about. So will a day come when India's poor can access government services as easily as drawing cash from an ATM. So like I always say, opening sentence को आपको carefully पढ़ना. तो यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि क्या इंडिया का जो पुअर है वो एक्सेस कर सकता है गवर्नमेंट सर्विसेज को इतना इजीली जितना इजीली वो कैश को एक्सेस कर सकता है. सो व्हाट वी कैन डू, दिस इज इन क्वेश्चन अबाउट द रीच or access to government, right. So access to government, and it's a question mark. So I'm doing this only for my understanding, right. This is not going to give me any marks. तो आप कोई कोशिश भी मत करो कि बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर नोट्स बनाने की. मेरे को GOVT से गवर्नमेंट समझ में आता है, आप वैसा लिखो जो आपको समझ में आता है, राइट. इन अ वे वी आर जस्ट राइटिंग टू वी आर राइटिंग द वर्ड्स so that we can understand that what is the statement trying to convey. Further, no country in the world has made accessing education or health or policing or dispute resolution as easy an ATM because. तो अब यहाँ पे बोला कि कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड उतना इजी नहीं कर पाई एक्सेस किसके लिए, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिसिंग या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, जितना आसान ATM है.
और वाई, सो यहाँ पे रीजनिंग दे दी कि तो एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज द नेचर ऑफ दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू यूज देयर डिस्क्रिशन इन अ पॉजिटिव वे. सो द ऑथर हैज गिवन द रीजन दैट वाई एक्सेस इज अ प्रॉब्लम. तो आपसे क्वेश्चन पूछे वाई एक्सेस इज द प्रॉब्लम, यू हैव रिटन सो एक्सेस टू गवर्नमेंट और यहाँ पे फैसिलिटीज इज अ प्रॉब्लम, एंड वाई इट इज अ प्रॉब्लम, द रीजन हैज बीन cited, right? So at this point of time I'm not taking the pressure to absorb the reason, but I know that the question has been raised and then the possible reasoning has been provided that why is this happening, right? So technology can certainly facilitate this in a variety of ways. तो यहाँ पर author कह रहा है कि क्या facilitate कर सकता है? Technology. और technology, and I am putting a symbol upwards, that means in my understanding it is going to promote or facilitate. अगर आपको कोई और तरीके से लिखना है या आपको लगता है कि मैम ये तो 3-4 लाइनें बड़ी रीडेबल सी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई मैपिंग इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, रीड द एंटायर पैराग्राफ एंड राइट द क्रक्स. सो इट्स हाईली पर्सनलाइज्ड अप्रोच, राइट? ये सिर्फ इसलिए है कि आपका फोकस इंटैक्ट रहे एंड यू नो वेयर टू रिविजिट व्हेन द स्पेसिफिक क्वेश्चन कम्स, और जो भी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आप आंसर कर सको, क्योंकि उसके लिए पूरा पैसेज आप नहीं पढ़ सकते, राइट? तो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. यू कैन डू लाइन वाइज मैपिंग, जहाँ पे अगर पैसेज ट्रिकी लग रहा है या आउटसाइड योर इंटरेस्ट एरिया आ गया तो आप हर लाइन का एक वर्ड क्रक्स लिख लो. अगर आप थोड़े से सॉर्टेड हो तो मे बी यू कैन टेक 3-4 लाइन्स, और आपको लग रहा है तो बहुत ही मक्खन जैसा स्मूथ पैसेज है तो आप पैराग्राफ वाइज भी मैपिंग कर सकते हो, राइट? तो पैरा वाइज मैपिंग भी कर सकते हो. अगेन आई एम शोइंग यू तो बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से कैसे करना है. अपकमिंग जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में बढ़ते जाएंगे, आई विल टेल यू कि आप कैसे, जब आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा रीडिंग में, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा, सो देन यू कैन राइट इन अ नटशेल व्हाट द एंटायर पैराग्राफ इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. बट इवन इफ यू हैव रीच्ड टू एन एक्सपर्ट सिचुएशन, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एटलीस्ट पैराग्राफ के 1-2 कीवर्ड जरूर लिखो. दैट कीप्स यू मोर इन्वॉल्व, दैट कीप्स यू मोर फोकस्ड, राइट? चलिए, so technology can have a positive impact in a variety of ways if it is seen as one part of an overall approach. Transitions पे ध्यान देना है, but the evidence so far in education, for instance, is that just adding computers alone does not make education better. So यहाँ पे फिर author ने उसको question कर दिया कि education पे, और example देके किसका, for instance education पे ऐसा it's just not will suffice, right? अब यहाँ पर लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो अब फ्लो ऑफ आइडियाज क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या पुअर को उतनी एक्सेस है, किसके लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जिस आसानी से वो एटीएम को एक्सेस कर सकता है, और कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज नॉट बीन एबल टू मेक सच एक्सेस फीजिबल एज द फीजिबिलिटी इज टू रीच आउट टू एटीएम, एंड द रीजन इज साइटेड. और उसने कहा कि टेक्नोलॉजी इसको फैसिलिटेट कर सकती है, पर एजुकेशन का एक एग्जाम्पल देके ऑथर ने कहा कि दैट विल नॉट ओनली बी सफिशिएंट. The dangerous illusion of technology is that it can create stronger top-down accountability of service providers in implementation intensive services within existing public sector organization. One notion is that electronic management information systems, जिसको EMIs बोलते हैं, keep better track of inputs and those aspects of personal that are EMIs visible can lead to better services. So what is the illusion? भ्रम क्या है? This is the illusion, right? तो आपसे पूछे कि क्या technology illusion create करती है? Come to this paragraph, right? So again, see, I'm just trying to take an overview rather than trying to absorb each and every information, each and every statement, and उसको reread multiple times नहीं कर रही. I'm just understanding how the flow of ideas is happening because that's crucial, right? सो अ रीसेंट स्टडी एग्जामिन. तो क्या स्टडी हुई, आपसे पूछे क्वेश्चन में स्टडी क्या हुई, क्या रिजल्ट आया, व्हाट वाज द स्टडी ऑल अबाउट, यू कैन रिविजिट, राइट? examined attempts to increase attendance of auxiliary nurse midwife at clinics in Rajasthan, which involved high-tech time clocks to monitor attendance. The study's title says all. तो कहीं भी आपको ऐसा specific proper noun या इस तरह की कोई term आती दिखे ना, तो good possibility कि question वहाँ से emerge हो सकता है. तो proper nouns पे आपको ध्यान देना है. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि this was band-aid. तो कह रहे हैं कि title ही बता रहा है. corpse होता है मुर्दा, right? So a dead body. तो that means you can a person who's dead or a band-aid लगा रहे हो, that means this is giving you no respite, right? तो यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम लगाया था, अटेंडेंस सिस्टम, but then the outcome आया that is not promising.
So e-governance can be just as bad as any other governance when the real issue is people and their motivation. So where is the problem lying? तो e-governance की क्या प्रॉब्लम है कि जहां पर जो रियल इशू है ना वो क्या है, लोग हैं और लोगों की मोटिवेशन है, तो वो भी उतनी बेकार होगी जैसे कोई और गवर्नमेंट हो सकती है. ये दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज सजेस्टिंग. सो देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड. आपसे पूछे स्टडी कहाँ कंडक्ट हुई थी, किस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने बैंडेड्स ऑन अ कॉर्प्स कहा था, राइट, एंड व्हाई इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन. Because the problem is the real issue is, or what is the real issue, what is the problem, it is the people and their motivation, right? So for services to improve, the people providing the services have to want to do it. So what should be done? तो आप लिख दो बस what. So then what is the solution or what can be done? The people should be, motivated. A study of medical care in Delhi found that even though providers in the public sector have much better skills than private sector providers, their provision of care in actual practice was much worse. So again another study, और यहाँ पे लिख दो कि where was the study happening? In implementation intensive services, the key to success. तो implementation intensive services में what is the key to success? It's face-to-face interaction between a teacher, nurse, policeman, extension agent and a citizen. This relationship is about power. So what is this relationship? So what is the key? Key is the face-to-face interaction. और दूसरा it is this relationship is about power. तो flow of ideas आपको clear हो गया, right? Now let's come to the next passage, paragraph. Again I'll just step aside in case मैंने पिछले में नहीं किया था, तो maybe just because I was involved in explaining, you can also take a look on your own, right? The next slide you can read it. I think I just missed taking a pause for the second slide. I'll be more careful. चलो, so next let's read अमृत्य सेन्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन. तो अब आपसे पूछे अमृत्य सेन की रिपोर्ट क्या कहती है, तो यू कैन रिविजिट. कहीं शक्तिमान नहीं बनना कि मेरे को तो सब याद हो जाए, मैं सभी पढ़ लूं ताकि मुझे रिविजिट ना करना पड़े. प्ले रैशनली. So this report on education in West Bengal has a supremely telling anecdote in which the villagers forced the teacher to attend the school. तो यहाँ पर एक उसने सिचुएशन एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल को क्वेश्चन किया कि जहाँ पे टीचर्स ने फोर्स किया, विलेजर्स ने फोर्स किया टीचर को अटेंड द स्कूल, बट देन व्हेन द पेरेंट्स वेंट ऑफ टू वर्क द टीचर डिड नॉट टीच बट फोर्स द चिल्ड्रन टू मसाज हिज फीट. एज लॉन्ग एज द सिस्टम एम्पावर्स प्रोवाइडर्स ओवर सिस्टम, टेक्नोलॉजी इज इरेलेवेंट. तो अब ये तुम देख सकते हो ना, दिस इज अ की स्टेटमेंट, राइट? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि तुमको क्या देखना है कि किसको एम्पावरमेंट मिल रहा है. एम्पावरमेंट किसको मिल रहा है? प्रोवाइडर को. टीचर प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन. सो इन द कॉन्टेक्स्ट अगर तुम प्रोवाइडर को ज्यादा पावर दे रहे हो ओवर सिटीजन्स, तो टेक्नोलॉजी फिर इरेलेवेंट हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, ठीक है? So the answer to successfully providing basic services is to create system that provide both autonomy and accountability. So what is the solution? So I will just write SOLN, right? कि ये solution author offer कर रहा है. तो autonomy and accountability. अब तुमको और अगर लिखना है to begin with autonomy और accountability, तुम ऐसा लिख सकते हो. In basic education, for instance, the answer to poor teaching is not controlling teachers. The key is to hire teachers who want to teach. तो यहाँ पे बेसिकली एक पॉसिबल सोल्यूशन दे रहा है कि अगर तुम एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो वहां पर क्या है कि तुम टीचर्स वो हायर करो कि जो पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? एक्सप्रेसिंग देयर प्रोफेशनलिज्म एंड वोकेशन एज अ टीचर थ्रू ऑटोनॉमी इन द क्लास. तो क्लास में आप उनको कंट्रोल दे रहे हो और ये ऑटोनॉमी हैज टू बी मैच विद अकाउंटेबिलिटी. दैट मीन्स यू आर गिविंग द राइट टू द टीचर, गिविंग द टीचर द कंट्रोल, बट देन जितना आप ऑटोनॉमी दे रहे हो उतना अकाउंटेबिलिटी भी शो करनी है, ठीक है? So this autonomy has to be matched with accountability for results, not just narrowly measured through test scores, but broadly for the quality of education they provide. यानी कि पूरे पैराग्राफ का क्रक्स क्या है कि तुम autonomy और accountability दे दो और एजुकेशन सिस्टम में कैसे करना है ऑथर ने इम्प्लीमेंट करके सिखा दिया. तो ये आपको पैराग्राफ की कहानी पता चल गई. सो दिस इज एक्टिव रीडिंग दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द डिस्कशन. एंड अगर और डिटेल पे फिर यहाँ पर भी है कि कैसे करा था, कैसे ऑथर ने सजेस्ट किया है, सो यू कैन रिविजिट, राइट? देयर इज नो हार्म. Let's come to the next paragraph. You can try reading this. So a recent study in Uttar Pradesh has showed that if somehow all civil service teachers could be replaced, तो अब यहाँ पे यूपी में क्या स्टडी हुई, right? Will be replaced with contract teachers, the state could save $1 billion a year in revenue and double student learning.
just the additional autonomy and accountability of contracts through local groups, even without complementary system changes and information empowerment, led to that much of improvement. तो क्या कहेगा कि क्या what were the improvements suggested कि double तो तुम्हारी learning हो जाएगी, right? Double student learning हो गई, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा है कि there will be lot of saving with the money, so it could save $1 billion, right? So the first step to being part of solution is to create performance information accessible to those outside the system. So what can be the first step? You can write what was the first step suggested by the author, and then the question comes, we can revisit. चलिए, so now let's come to the first question now. तो आपको flow of idea समझ में आ गया, right? जैसे ही पैराग्राफ खत्म हो, आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ गई है कि भाई ई गवर्नेंस पे वो कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस तभी इफेक्टिव होगी क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक लोग मोटिवेटेड नहीं है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी, और मल्टीपल एग्जांपल्स देके ऑथर इस आइडिया को बिल्ड कर रहा है, राइट? सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से एक बार ऑप्शंस देख सको, राइट? यू कैन टेक अ लुक एट द क्वेश्चन एंड सी विच चॉइस विल परफेक्टली फिट इन। और यहाँ पे क्या बोला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज वी कैन इन्फर द टाइटल बैंडेड्स ऑन अ कॉप्स सजेस्ट दैट। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को रिविजिट करना है तो आप बिल्कुल चले जाओ, राइट? तो कहाँ पे था बैंडेड ऑन द कॉप्स, ये अब आपको पता होना चाहिए, राइट? तो हमने जहाँ पे भी मैप करा है वहाँ पे हमने लिख दिया कि बैंडेड ऑन कॉप्स का डिस्कशन ये है। तो क्या सजेस्ट किया था? हाईटेक टाइम क्लॉक्स लगा ली, यानी टेक्नोलॉजी लगा दी अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए। और इसका आउटकम क्या हुआ कि द स्टडी टाइटल सेज इट बैंडेड ऑन कॉप्स। तो बैंडेड ऑन कॉप्स मतलब कि आपने टेक्नोलॉजी तो यूज कर ली बट देयर वाज नॉट अ रियल सोल्यूशन। ई गवर्नेंस कैन बी जस्ट एज बैड एज एनी अदर गवर्नेंस। ही वाज ट्राइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी बट द प्रॉब्लम इज द रियल इशू इज पीपल एंड देयर मोटिवेशन। सो बैंडेड ऑन अ कॉप्स मीन्स ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली टेक्नोलॉजी ने कोई मदद नहीं करी, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. So the nurses who attended the clinics were too poorly trained. तो training तो question नहीं कर रहे, right? The electronic monitoring system was a superficial solution to a serious problem. Band-aid on a corpse, right? तो आप I'm sure analogy establish कर सकते हो, choice को रखो. Do not take a final call till you explore all the answer choices. ये verbal का hack है, इसको आप आज गांठ बांध लो, ठीक है? The nurses attended the clinics, but the clinics were ill-equipped. तो what was the equipment there? Again, we can't say. क्लिनिक्स पर बेटर फंडेड, फंडिंग की तो बात नहीं हुई है, राइट? सो अगेन दिस चॉइस गोज आउट। तो सबसे इजी आंसर जो निकल के आता है, जो बिल्कुल रेलेवेंट है, दैट इज चॉइस बी, राइट? तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था अगर आप देखोगे तो, राइट? तो हम बार बार स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि कैट इज अ गेम ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन एंड ट्रस्टिंग योरसेल्फ एंड understanding that they can't give you every question which is difficult. They are going to balance it out. You need to identify that what will be your passage that you would want to do, right? So, according to the author, service delivery in Indian education system can be improved in all of the following ways except. तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखना था, एक्सेप्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। जल्दबाजी में आप एक्सेप्ट मिस करके आ गए तो फिर घंटी बज जाएगी, राइट? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऑथर कह ही रहा है कि टेक्नोलॉजी तो यूज करो ही, मोटिवेटेड टीचर्स को हायर करो, बोला है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यस। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को एलिमिनेट कर दो, नहीं, ऐसा तो कहीं डिस्कशन नहीं हुआ। सो दिस हैज नॉट बीन डिस्कस, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सो कैन यू सी कि अगर एक बार पैसेज का फ्लो समझ में आ गया, क्रक्स हाथ में आ गया, तो क्वेश्चंस डुएबल है। तो मेरे से बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम मैपिंग करने को आप बोल रहे हो, ये टाइम नहीं कंज्यूम करेगा? देखिए, अगर आप एक पैराग्राफ को तसल्ली से पढ़ रहे हैं और आपने उसको 1.5-2 मिनट दे दिए तो क्वेश्चन में आपका टाइम बच जाता है, राइट? और दूसरी ये बात है कि कई बार आपने 40 सेकेंड जल्दबाजी में पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, फिर आपने 40 सेकेंड और लगाए, तो फिर आपने टाइम तो एक्चुअली उतना ही इन्वेस्ट कर दिया एंड स्टिल विद अ पुअर आउटकम। एंड विद एवरी पासिंग पैसेज यू विल नो हाउ टू सेव टाइम एंड हाउ टू वाइजली राइट द वर्ड्स, राइट? सो ये आपका प्रोसेस है। बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस पैराग्राफ से यहाँ से क्वेश्चन बिल्ड हुए। जितना इन्वॉल्वमेंट के साथ आप पैसेज सॉल्विंग करें, एक तो सुपरफिशियली करा, चलो निपटाने, एक है पूरा इन्वॉल्व होना, देखना क्वेश्चन टाइप कैसा है, कैसे ट्रिक किया, कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट किए, किस तरह का क्वेश्चन आया, राइट? तो अगर आप अच्छे से इन्वॉल्व होके करोगे तो हर पैसेज के साथ आपकी समझ बढ़ती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर, ठीक है?
चलिए, सो आई विल स्टेप असाइड, यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो अटेम्प्ट करो इसको, देन वी विल पिक दिस अप. आपको जरूरत लगती है रिविजिट करने की तो आप स्क्रॉल करके, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, आप वापस जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अंडरमाइन का मतलब वीकन करना होता है. अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? कमजोर करना. अगर सही है तो अब बच्चे पूछते हैं मैम पैसेज में तो है नहीं, तभी तो क्वेश्चन ने कंडीशन डाली इफ ट्रू. इफ यू कंसिडर दीज ऑप्शंस टू बी ट्रू देन विच चॉइस विल बी वीकनिंग द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज. ठीक है. इफ एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ मॉडरेट टेक्नोलॉजी सर्विलेंस इज एक्सरसाइज्ड ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, नो, दिस इज नॉट वीकनिंग. एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स लीड टू इंक्रीज कॉम्प्लेसेंसी. ऑथर तो कहता है ऑटोनॉमी दो, ऑथर तो बोल रहा है कि आप ऑटोनॉमी दो और फिर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी दो. तो अगर आप उनको एम्पावर करोगे, यानी कि उनको ऑटोनॉमी दोगे, तो उससे कॉम्प्लेसेंसी बढ़ेगी. नहीं, ये तो ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. तो ये डेफिनेटली वीकन करता है ऑथर के क्लेम को. सो दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर. If it were proven that increase in autonomy of service providers lead to an exponential increase in their work ethics and sense of responsibility. Weakening goal नहीं achieve करता question का. If it were proven that service providers in the private sector have better skills, तो again this is not helping weaken the argument. तो जो choice weaken कर रही है वो ऑथर ने बोला कि ऑटोनॉमी देने से इंप्रूवमेंट आएगा, राइट. तो उतनी ऑटोनॉमी दे रहे हो, फिर उतना ही उनको अकाउंटेबिलिटी भी दो, राइट. तो इन दैट केस ये तो ऑपोजिट बोलता है. ये बोलता है कि अगर तुम उनको एम्पावर करोगे, ऑटोनॉमी दोगे, तो कॉम्प्लेसेंसी आएगी. दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग. सो वी विल पिक बी एज द आंसर, एज इट इज टारगेटिंग द इंटेंट ऑफ द ऑथर. तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है ये आंसर चॉइस. ठीक है. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कम टाइम दे रही हूँ, तो आप या तो म्यूट कर लेना या फिर आप वीडियो पॉज कर लेना. आइदर ऑफ द वेज you can take your own time. So the author questions the use of monitoring systems. उसने initially कहा ना कि monitoring system लगा दिए थे, but the real issue is the problem of the people, right? तो जो service providers हैं वो real problem है. So the author questions the use of monitoring systems and services that involve face-to-face interaction between service providers and clients, because such systems do not improve services that need committed service providers. तो उसने कहा ना कि यहाँ पे जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम है और लोगों की मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, वहां पर ये गवर्नेंस या फिर आप ये इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल्स यूज करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा. तो वी कैन कीप दिस. आर नॉट एज इफेक्टिव इन द पब्लिक सेक्टर एज देयर इन प्राइवेट सेक्टर. ये मैं आपको आगे की क्लासेस में कंपैरिजन बताऊंगी, ट्रैप आंसर चॉइसेस कैसे क्रिएट होती हैं. तो इसका आंसर है नो सच कंपैरिजन. ऐसा कोई कंपैरिजन करा ही नहीं ऑथर ने, राइट. तो अननेसेसरीली कंपैरेटिव टर्म्स डाल देते हैं. तो जब हम ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन करेंगे विच विल बी इन द अपकमिंग सेशन, सो आई विल टेल यू कि कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती है. दिस इज वन वे वेर वी से कि कोई कंपैरिजन नहीं हुआ कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इफेक्टिवनेस है, नहीं है. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. दिस इज अ कॉमन वे ऑफ कैट टू ट्रैप यू बाय क्रिएटिंग कंपैरिजन स्टेटमेंट्स. तो कहीं भी कंपैरिजन स्टेटमेंट्स मिले आपको, आपकी घंटी बजनी चाहिए. Improve the skills, do not increase the motivation. So improvement of skills is not in question. The question is use of monitoring system are ineffective because they are managed by the government. No, government is not the reason for they are being ineffective. The problem is that people are not motivated enough to work well, right? So the correct answer is going to be A in this case, right? Let's come to the next question. Also, if a common style you are seeing while I'm solving the questions, I'm not instantly in a rush to pick the correct answer and leave the rest. मैं पहले क्या कर रही हूँ, सारी चॉइसेस को एलिमिनेट कर रही हूँ बची हुई, एंड देन वी आर टेकिंग द फाइनल कॉल. सो यू हैव टू डू दैट एज वेल, दैट यू कीप ऑन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस. और अगर आपको कहीं करेक्ट भी लगता है तो पहले आप श्योर हो जाओ व्हाई द अदर्स आर रॉन्ग एंड देन पिक द फाइनल वन. सो द मेन पर्पस इज ऑफ द पैसेज. तो यही भी सेंट्रल आइडिया, यानी कि मेन गोल ऑफ राइटिंग क्या है. तो इसके लिए तो हमें रिविजिट नहीं करना, राइट. तो क्रिटिक द गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को तो क्रिटिक नहीं करना चाह रहा ऑथर, राइट.
आर्ग्यू दैट सम टाइप्स ऑफ सर्विसेज कैन बी इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट, यस। एनालाइज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड नर्सेज, देख रहे हो कि कैसा इसको हम बोलते हैं रिसाइकल्ड लैंग्वेज, यानी कि टेक्स्ट की भाषा उठाई और आपको एक फेमिलैरिटी दे दी कि हाँ हाँ ऐसा तो पढ़ के आए थे। तो नर्सेज से मैनेजमेंट नहीं हो रहा, इसके लिए पूरा पैसेज तो नहीं लिखा ऑथर ने, उसने तो एजुकेशन सिस्टम को भी क्वेश्चन किया है। उसने कहा मेजर प्रॉब्लम है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और वो जहाँ पे फेस टू फेस इंटरैक्शन हो रहा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। So find a solution to the problem of poor service delivery in education. So no, it's not just about education. So even this goes out, right? तो clear elimination से देखिए बहुत tricky नहीं है। अगर आपको wholesome understanding passage की build हो गई तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी B को mark करने में, and that sort of understanding we would want to have once we have finished reading the passage की overall कहानी क्या चल रही है। ठीक है जी, चलिए। सो बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो आई होप आपको मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन द अपकमिंग सेशंस वी विल टॉक अबाउट more strategies to solve the reading comprehension, right? So take good care of yourself और reading करना आप start करो, that is very very important because जितना आप read करोगे उतना आपका momentum बनेगा, confidence आएगा। ठीक है जी, so take good care of yourself, all the best।